मॉर्निंग एवरीवन। वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी के सीरीज में चैप्टर फर्स्ट के क्लास फोर्थ पे आज हम लोग बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक प्रणालियां, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था, गैर बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। इसमें से बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में कल के क्लास में एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसका मैंने दे दिया था। हम आगे बढ़ें इसके पहले कल जो मैंने अभ्यास प्रश्न दिया था उसका आंसर एक बार देख लेते हैं कि कितने लोगों ने इसका आंसर किया है। कमेंट में मात्र एक बच्चे का आंसर आया था और सही आंसर था, मैं उसको दिखा दूंगा अभी। लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जितने लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं प्रयास किया करें कि क्वेश्चन अगर आए तो उसका आंसर देना है। एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्मिथ को समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। सही बात है या गलत बात है? गलत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और इसका जनक एडम स्मिथ को नहीं बल्कि किन्स को माना जाता है। स्मिथ ने किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन के संदर्भ में आधारभूत प्रश्न कि किसके द्वारा उत्पादन किया जाए, क्यों उत्पादन किया जाए, किसके द्वारा निवेश किया जाए, क्यों निवेश किया जाए, कि जवाब में अदृश्य हाथ, ठीक है, यानी कि निजी स्वार्थ की अवधारणा दी थी। सही बात है, ऐसा दिया था उसने। स्मिथ ने लेसर के सिद्धांत का विरोध किया। विरोध नहीं किया, इसी ने यह सिद्धांत दिया है कि राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न्यूनतम करना चाहिए या करना ही नहीं चाहिए। तो आंसर आपका हो गया केवल 2 नंबर, यहाँ केवल 2 होता और यही सी नंबर आपका आंसर बन जाता। ठीक है, तूफान पटेल जी ने सी आंसर दिया है, सही दिया है, बहुत अच्छा। एक और कमेंट आप में से किसी एक का था, रोशनी का, कि आज की क्लास समझ नहीं आई और बुक में नहीं मिली है। जो मैटर मैंने कल पढ़ाया था वो बता रही है कि ये बुक में नहीं मिला। तो देखो यही मैटर मैंने पढ़ाया था। आर्थिक समृद्धि के चरण पे हम लोगों ने बात किया था, यानी रॉस्टोज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पे हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, हो सकता है आपने इस हेडिंग के थ्रू इस टॉपिक को खोजने का प्रयास किया हो। देखो जब मैं पढ़ाता हूं तो अपने तरीके से ही पढ़ाऊंगा और किताब में जो दी गई बातें होती हैं, किताब में बहुत शॉर्ट में इस टॉपिक को दिया गया है। इस टॉपिक को मैंने विस्तार से बताया मेंस के लिए और पीटी दोनों के लिए, इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो गया। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास 14वां संस्करण इस बुक का है तो पेज नंबर, रमेश सिंह के किताब का पेज नंबर 1.4 जो है उसमें ये वाला टॉपिक आपको मिलेगा। हेडिंग आपको मिलेगा आर्थिक समृद्धि के चरण, ये वाला टॉपिक मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये रॉस्टोज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है। बहुत सारे टॉपिक में बहुत विस्तार करके पढ़ाता हूँ, जो अनावश्यक टॉपिक है, यूजफुल नहीं है, उसको शॉर्ट कर देता हूँ या फिर उसको स्किप करूंगा। ठीक है, तो बेस हमारा रमेश सिंह की किताब ही है, बट उसमें मैक्सिमम उसका जो है फायदा आपको मिल सके इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। इसलिए जितने भी नोट्स आपको दिख रहे हैं ये नोट्स मैंने खुद डेवलप किए हैं उसके आधार पे। ठीक है, रमेश सिंह की किताब के आधार पे। तो बहुत ही यूनिक किताब, मतलब आपको ये मैटर मिलेगा, ये मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग रमेश सिंह की किताब को समराइज कर भी रहे हैं, अधिकतर इंग्लिश मीडियम में। ऐसा कई सारा वीडियो मैंने देखा है कि हो रहा है, लेकिन वहां भी देखोगे तो एज इट इज जैसा लिखा हुआ है उसी को लाइन बाय लाइन लिख दिए हैं। कोई मेहनत नहीं किया गया, कोई सिनॉप्सिस नहीं बनाया गया है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया गया है। लेकिन मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ उसमें पर्याप्त रूप से एक्स्ट्रा एफर्ट किया गया है। एक एक चीज़ का मैंने खुद से अपने हाथ से नोट्स बनाया है, अपने टाइम में बनाया था, फिर से उसको डेवलप किया है, अभी अपडेट फिर से किया है, करंट अफेयर्स उसको अपडेट किया है। तो बहुत ही यूजफुल मटेरियल आपको मिल रहा है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन खोजने का प्रयास करोगे, उससे क्या फायदा? लाइन बाय लाइन तो खुद ब खुद पढ़ सकते हो। चलो आते हैं आर्थिक प्रणालियों पे। तो आज हमारा टॉपिक ही है कि हम बाजार अर्थव्यवस्था, गैर बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन तीनों को हम लोग देखें। तो सबसे पहली बात तो बाजार अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिज्म और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी, इन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पूंजीवाद और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था के ही 2 रूप हैं, ये भी हम कर सकते हैं। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो इसका जो फोकस होता है, ध्यान का मतलब है कि यहाँ मेडिटेशन नहीं, फोकस। ठीक है, इसका फोकस जो होता है संपदा यानी कि वेल्थ एवं उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर होता है। जो उत्पादनकारी परिसंपत्तियां हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उस पर किसका कंट्रोल रहेगा, किसका नियंत्रण रहेगा। ठीक है, तो उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर पूंजीवाद निर्भर करता है। पूंजीवाद का जो फोकस है वो उस पर होता है और संपदा पे होता है।
जबकि बाजारवाद का ही जो दूसरा रूप है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, इसका जो फोकस है, इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अलग है। क्या है इसमें जो फोकस होता है, यानी ध्यान जो होता है वो होता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और आपूर्ति के माध्यम से संपदा के विनियमन पर, यानी कि एक्सचेंज पे। ठीक है, तो थोड़ा इसमें डिफरेंस हो जाता है। इसमें पूंजीवाद सीधे सीधे परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर फोकस करता है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था एक तरह से एक बड़े मैकेनिज्म पर काम करता है। ठीक है, कि दो देशों के बीच में या अनेक देशों के बीच में मुक्त रूप से व्यापार हो सके, यानी कि एक्सचेंज हो सके वस्तुओं का। भारत और अमेरिका है, तो भारत और अमेरिका के बीच में फ्री मार्केट इकोनॉमी डेवलप हो सके, भारत और जापान के बीच में, कोरिया के बीच में, या जो भी कंट्री आप कर सकते, तो वस्तुओं के विनियमन पर यानी एक्सचेंज पे यहाँ फोकस किया जाता है। जो राजनीतिक सीमाएं हैं उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे ना पड़े, इस बात को यहाँ फोकस किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री क्यों? फ्री का मतलब क्या हुआ? फ्री का मतलब हुआ कि बैरियर फ्री, कि कोई भी जो अवरोध ना हो या अवरोध कम से कम हो, वो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है। अब एक बात बताइएगा, वैसे ऑफिशियली ऐसा कहा जाता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये भी बात सच है कि 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म जब हुआ था 1991 में, उसके बाद हम बाजारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ मूव कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो बाजारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन बाजारवादी अर्थव्यवस्था में भारत का फोकस जो है या भारत का जो तरीका है वो पूंजीवाद के तरीके का है या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के तरीके का है। तो भारत की अर्थव्यवस्था बाजारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ अगर बढ़ भी रही है तो इस सेंस में बढ़ रही है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के कारण या के संदर्भ में बढ़ रही है। ठीक है, इस बात को आप समझना। आगे देखते हैं इसमें पूंजीवाद और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में और क्या क्या विशेषताएं दोनों की हैं और दोनों में अंतर भी क्या है। तो पूंजीवाद को यहां देख लेते हैं, कैपिटलिज्म को देख लेते हैं। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वास्तव में पूंजीवाद बाजारवाद का प्रारंभिक स्वरूप था, जबकि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था बाजारवाद का आधुनिक स्वरूप है। यहां भी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में भी वास्तव में बाजारवादी तत्व उतने ही हैं, लेकिन नए रूप में हैं। नए एक तरह से हम कह सकते हैं कि नए तरह के प्रलोभन यहां दिए गए हैं कि मार्केट फ्री अगर हो जाएगा तो जो कमजोर गरीब कंट्री है उनको फायदा होगा। वास्तव में अभी भी फायदा नहीं है। बाजारवादी अर्थव्यवस्था अभी भी पूंजीवाद का ही एक मतलब, ये मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था अभी भी पूंजीवाद का ही एक रूप है, अगला चरण है, नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, पूंजीवाद कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था थोड़ा अच्छा वर्ड लगता है, वर्डिंग्स में अंतर है, अभी भी भावना लगभग वही है। अभी भी कंट्रोल पश्चिमी देशों का ही है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में भी। तो चलिए, अर्थव्यवस्था में सरकार की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन निजी उत्पादकों को एकाधिकार प्राप्त होता है, यानी मोनोपोली होती है। किसकी मोनोपोली होती है? मोनोपोली होती है। इसलिए इसको साफ सुथरा करके रखता हूं ताकि आपको जब पीडीएफ मिले या बाद में आप इसको देखें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अर्थव्यवस्था में सरकार की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन निजी उत्पादकों को एकाधिकार यानी कि मोनोपोली प्राप्त होती है, जो किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को रोकता है। यानी मतलब यहाँ कंपटीशन जो है, कंपटीशन क्या होता है? नहीं के बराबर होता है या कम से कम होता है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली, बाजार पर कुछ उत्पादकों का ही क्या हो जाता है? मोनोपोली हो जाती है। इसमें बताते हैं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। पूंजीवाद में इसलिए कहते हैं कि पूंजीवाद में सरकार की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन निजी उत्पादकों को एकाधिकार प्राप्त होता है। यहां कहते हैं कि सरकारें नहीं बल्कि बाजार की शक्तियां नियमन का कार्य करती है, जिस कारण बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप की प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश रहती है। यहां मतलब कंपटीशन की गुंजाइश रहती है, यहां गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, वैसे इसका डीप एनालिसिस करें तो पता चला है कि ऐसा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में भी भयंकर ढंग का मोनोपोली होता है। जैसे कि अभी हम मुझे अगर कुछ सोशल मीडिया में अपना कुछ काम करना है या सोशल मीडिया से कनेक्ट होना है, तो फेसबुक ही है, व्हाट्सएप ही है, दो चार कंपनियां ही तो हैं। ठीक है, वैसे फेसबुक और व्हाट्सएप तो दोनों एक ही कंपनी है, मतलब एक ही के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। तो क्या हुआ? एक ही के द्वारा हो रहा है ना, तो क्या यहाँ प्रतिस्पर्धा है? इतना बड़ा भारत देश है तो भारत का अपना इस तरह का एप्लीकेशन क्यों नहीं है? तो कायदे से देखा जाए तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए इस तरह की बातें लिखी जाती है, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं। पीछे से जो वर्ड्स आते हैं सरकारों के द्वारा या फिर अंतर्राष्ट्रीय
ताकतों के द्वारा वही कंटेंट होता है, उसी कंटेंट को जो है पूरी दुनिया में पढ़ाया लिखाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। कायदे से ये सब बातें जो थ्योरेटिकल हैं, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। फिर भी एग्जाम निकालना है तो हमें समझना होगा इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या है। तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की यहाँ प्रशंसा की जा रही है, बट पूरी तरह से प्रशंसा की होगी ये भी नहीं है, इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। यहाँ आयकर को न्यूनतम रखा जाता है या फिर कोई आयकर नहीं लगाया जाता पूंजीवाद में। यहाँ मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में आयकर लगाया जाता है, किंतु उत्पादनकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी दरें निम्न रखी जाती है। ठीक है, दोनों में अंतर और दोनों की विशेषताओं को आप देखते रहेंगे। अब पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और मुक्त बाजार की जो व्यवस्था है, दोनों को हम लोगों ने कंपैरिजन तो किया, फिर और थोड़ा देखते हैं कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली वास्तव में आया कब। बताते हैं, इसे सर्वप्रथम 1777 में यूएसए में प्रयोग में लाया गया, यानी अमेरिका में सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस किया गया 1777 में। फिर यह पूरे उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में विस्तृत हुआ। ठीक है, पश्चिमी यूरोप। इन अर्थव्यवस्थाओं ने 1929 की महामंदी तक उच्च संपन्नता हासिल की थी। इन अर्थव्यवस्थाओं ने, पश्चिमी यूरोप ने और उत्तर अमेरिका ने। पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप क्या है, क्यों डिवीजन ये है? एक्चुअली पूर्वी यूरोप पर जो है सोवियत संघ का प्रभाव था, पश्चिमी यूरोप पर अमेरिका का प्रभाव था। ठीक है, उत्तरी अमेरिका इसको कहते हैं, वो अमेरिका ही हुआ, तो अमेरिका का प्रभाव था। इसलिए पश्चिमी यूरोप में जो है वो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, यानी अमेरिका वाली जो आर्थिक प्रणाली है वो पश्चिमी यूरोप में भी हो पाई और 1929 तक बहुत उच्च संपन्नता हासिल की। लेकिन 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ है, यानी कि महामंदी हुई है, और उसका इतना बुरा इंपैक्ट पड़ा कि उसकी तस्वीरों को आप यहाँ देख सकते हैं और विश्वास नहीं होगा कि इन तथाकथित विकसित देशों में ऐसी स्थिति हो सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग जो है जॉब के लिए इस तरह के गले में जो है एक एडवर्टीजमेंट लेके चलते थे कि जॉब की रिक्वायरमेंट है। यहाँ लोगों को देख सकते हैं कि कॉफी का एक दुकान है और वहाँ फ्री में लोगों को कॉफी दी जा रही है, जो कि इस तरह के भुखमरी के शिकार लोग हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि महामंदी का क्या बड़ा इंपैक्ट पड़ा था कि लोगों को रहने के लिए तो घर था ही नहीं, मतलब लोगों को रहने के लिए घर नहीं था, सर छुपाने के लिए घर नहीं था। और ये जो आप रस्सी देख रहे हो, ये रस्सी है। रात को इन रस्सियों पर लोग सोने के लिए आते थे, उसका भी किराया लगता था, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता था, और सोने का भी अपना लिमिटेशन होता था, 2 घंटा 4 घंटा तक सोना है, उसके बाद फिर अगला शिफ्ट कोई और सोने के लिए आएगा। इस तरह की इतनी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई थी महामंदी के बाद, ऐसा बताया जाता है। इन तस्वीरों में हम वही सब चीज देख रहे हैं। लेकिन विद्यमान आर्थिक सिद्धांत द्वारा इन अर्थव्यवस्थाओं को महामंदी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। जो उस समय के आर्थिक सिद्धांत थे, जो इकोनॉमिक के जो थ्योरी थे, उन सब से इस तरह की अर्थव्यवस्थाओं को बाहर नहीं निकाला जा सका। यानी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का जो फेल्योर है वो दिखा 1929 में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के जो कुछ ऋणात्मक तत्व हैं, यानी कोई नेगेटिव इसके जो कुछ पॉइंट हैं या फिर जो सीमाएं इसकी हैं, ठीक है, लिमिटेशन है, उसको देखते हैं। इस व्यवस्था में जहां कुछ लोगों के द्वारा उच्च स्तरीय पूंजी निर्माण किया जाता है, वहीं अधिकतर लोग गरीब बन के रहते हैं। ये इस पॉइंट पे मैंने कल भी बोला था कि वास्तव में पूंजीवाद क्या करता है। पूंजीवाद जो है गरीब और अमीर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न कर देता है। आयकर की दर कम रही या व्यवसायों को आयकर में विभिन्न छूट दी गई, तो आर्थिक असमानता में इस तरह से वृद्धि होती है। जिनके पास बाजार आधारित क्रय शक्ति नहीं थी, उनकी यानी गरीबों की देखभाल के लिए कोई उपाय नहीं इसमें किया जाता। सरकार द्वारा नगण्य कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं, यानी वेलफेयर वर्क जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं के बराबर होती है। ठीक है, सभी चीज बाजार के भरोसे छोड़ दी जाती है। अब हम आते हैं आगे। हम लोगों ने किन्स के बारे में देखा था, J.M. किन्स के बारे में देखा था। जॉन क्या इनका नाम है, पूरा नाम, हाँ, जॉन मैन्यार्ड किन्स। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उससे दुनिया को निपटने के लिए, उभरने के लिए अपनी पुस्तक में समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया। जब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र देख रहे थे तो ये चर्चा हम लोगों ने किया था, लेकिन फिर एक बार यहाँ पूंजीवाद के दृष्टिकोण से इस चर्चा को फिर कर लेते हैं। तो जब विद्यमान आर्थिक सिद्धांतों द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महामंदी से बाहर आने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री किन्स ने अर्थशास्त्र की समष्टि शाखा का प्रस्ताव किया। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि बाजार पर ही सब कुछ नहीं छोड़ा जाना चाहिए, सरकार को भी अर्थव्यवस्था में इन्वॉल्वमेंट सरकार का भी होना चाहिए।
अर्थव्यवस्था में सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था की जो एक समष्ट शाखा का जन्म हुआ, यानी सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो और सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था नियंत्रित हो और आगे बढ़े। किन्स ने अर्थव्यवस्थाओं को समस्या के समाधान के लिए गैर बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ चरित्रों को अपनाने की सलाह दी। गैर बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि नॉन मार्केट इकोनॉमी के कुछ चरित्रों को अपनाने की सलाह दी। गैर बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब है एक तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ चीजों को अपनाने की प्रेरणा दी। वैसे अगर हम और पीछे चलते चले जाएं तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में बाजारवादी अर्थव्यवस्था, गैर बाजारवादी अर्थव्यवस्था तो इस तरह से कुछ होती ही नहीं थी। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था थी उसमें गैर बाजारवादी अर्थव्यवस्था या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो परंपरागत अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसके कुछ चीजों को अपनाने की सलाह दी। किन्स की इन सलाहों को अपनाने के बाद इन अर्थव्यवस्थाओं का जो खराब स्थिति हो गई थी, महामंदी में ये अर्थव्यवस्थाएं चली गई थी, महामंदी से ये अर्थव्यवस्थाएं बाहर आ पाई। मैंने इसी संदर्भ में किन्स का ही एक जो सलाह था उसकी चर्चा मैंने की थी। उसने कहा था कि महामंदी से उभरना है तो राज्य को इन्वॉल्व होना होगा अर्थव्यवस्था में, और अगर राज्य को कुछ समझ में ना आए, उसके पास काम ना हो, तो दिन भर जो है गड्ढा खुदवाए मजदूरों से और शाम को उन गड्ढों को भरवा दे, लेकिन मजदूरों की नियुक्ति की जाए, लोगों की नियुक्ति की जाए, राज्य उसको वेतन दे, वो वेतन मार्केट में जाएगा, मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा, तो इस तरह से रिसेशन से निकलने में आसानी होगी। ठीक है, व्यावहारिक तौर पर हम कह सकते हैं कि उसी समय मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का जन्म हो गया। इसका मतलब है कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र आने के बाद पूरी तरह से बाजारवादी अर्थव्यवस्था नहीं रह पाई, उसमें गैर बाजारवादी अर्थव्यवस्था के कुछ चरित्रों को अपना लिया गया। हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तव में समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ गुण हमें देखने को मिलते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? समष्टि अर्थशास्त्र पूरी तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ गुण देखने को मिलेंगे। तो यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म होता है, ऑफिशियली नहीं लेकिन फिर भी लगभग हो ही जाता है, चूंकि गैर बाजार के तत्वों को अपनाया गया। अब बाजारवादी अर्थव्यवस्था तो क्लियर है आपके, इसके क्या गुणधर्म है और इसका क्या लिमिटेशन है, और ये किस तरह से जो है शुद्ध रूप से बाजारवादी अर्थव्यवस्था आज के तारीख में विशुद्ध रूप से बाजारवादी अर्थव्यवस्था ना होकर के इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के भी कुछ गुण आ गए हैं। अब देखते हैं गैर बाजार अर्थव्यवस्था, ये क्या है? नॉन मार्केट इकोनॉमी। इसका अन्य नाम है राज्य अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य लिखो तो ज्यादा अच्छा, राज्य अर्थव्यवस्था यानी स्टेट इकोनॉमी। कमांड अर्थव्यवस्था, कमांड इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि कमांड किया जाता है, राज्य के द्वारा कमांड किया जाता है। केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्था यानी सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी। ये जो गैर बाजारवादी अर्थव्यवस्था है या फिर ये सब जो कुछ इसका नाम दिया जा रहा है, इसको जर्मन का एक विचारक था कार्ल मार्क्स, इसके विचारों पर आधारित है। कार्ल मार्क्स ने एक विचार दिया। ये कार्ल मार्क्स का फोटो है, तस्वीर है, बड़ा महान व्यक्ति लग रहा होगा, लेकिन मार्क्स खुद कहता है कि मार्क्स खुद मार्क्सवादी नहीं है। वास्तव में कार्ल मार्क्स के नाम पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स किया। रियलिटी आप जानो, और वैसे अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको उतना रियलिटी जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संकेत भर कर देता हूं कि चाहे गैर बाजार अर्थव्यवस्था हो, बाजार अर्थव्यवस्था हो या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, तीनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं को पूरी दुनिया में आप देख लो, तीनों तरह की अर्थव्यवस्था वास्तव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तक ही जानी है। भारत स्वयं को मिश्रित अर्थव्यवस्था के देश के रूप में देखता है, अब कहेंगे देखता था, क्योंकि आज तो हम फिर से विशुद्ध रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कंट्रोल में जा रहे हैं। 1991 में ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था और आज के तारीख में स्थिति ये है कि अधिकतर चीज़ों को सेंट्रलाइज्ड किया जा रहा है, और जो पश्चिमी दुनिया के देश हैं, मुख्य रूप से अमेरिका जो है, अमेरिका के कंट्रोल में अधिकतर चीज़ें होती चली जा रही है।
जो गैर बाजारवादी अर्थव्यवस्थाएं थी, चाहे आप चीन का एग्जाम्पल ले लो या फिर रसा का एग्जाम्पल ले लो, दोनों जगह आप ये देखोगे कि वहां भी कहीं ना कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसा ही कुछ मॉडल बन चुका है। चाहे वहां की बैंकिंग व्यवस्था हो या फिर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है, पूरी दुनिया की लगभग एक ही तरह से फंक्शन कर रही है और सबका कंट्रोल कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के पास है। लेकिन फिर भी सिद्धांत के रूप में तो हमें पढ़ना ही होगा, क्या है तो पढ़ लेते हैं। अब ये जो गैर बाजारवादी अर्थव्यवस्था है, इसको दो मॉडल में डिवाइड कर सकते हैं, एक समाजवादी और दूसरा साम्यवादी। समाजवादी और साम्यवादी दोनों में थोड़ा अंतर होगा, दोनों के अंतर को भी देख भी लेंगे। समाजवादी जो मॉडल है उसका मतलब क्या है? समाजवादी जो मॉडल है उसका मतलब है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य या राष्ट्रीय सरकार का स्वामित्व होगा समाजवादी में। ठीक है, समाजवादी में किसका होगा? राज्य या राष्ट्रीय सरकार का होगा। एग्जाम्पल इसमें सोवियत संघ है, वो पूर्वी यूरोप के देश, मैंने पीछे भी बताया भी था कि पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का प्रभाव था, यानी समाजवादी मॉडल वहां अपनाया गया था। इसलिए पूर्वी यूरोप के जो देश है आज भी आर्थिक तौर पर कमजोर माने जाते हैं। दूसरा मॉडल जो है वो है साम्यवादी मॉडल। साम्यवादी मॉडल में जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के कुछ भी साधन हो सकते हैं, उस सब पे समुदाय का अधिकार होगा। उत्पादन के साधन में मान लो कि लौह अयस्क, वो भी हो सकता है, बड़े बड़े कल कारखाने वो भी हो सकते हैं, अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है जंगल, जल, जमीन, ये सब भी हो सकता है। तो समुदाय का यानी कम्युनिटी का अधिकार होता है। ठीक है, वास्तव में समाजवाद एक बैलेंस्ड मॉडल है। समाजवाद, इसी का जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है वो साम्यवाद हो जाता है। साम्यवाद का भी जो एक्सट्रीम फॉर्म होगा फिर वो नक्सलवाद जैसी चीजें हो जाएंगी, माओवादी जैसी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, माओवाद हो जाएगा। यहां उत्पादन के साधनों पर समुदाय का अधिकार होता है। प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व के अंतर्गत श्रम भी आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों लाइन में साम्यता नहीं दिख रही होगी, लेकिन फिर भी आप साम्यता के संदर्भ में ये समझो कि उत्पादन के साधन में प्राकृतिक संसाधन भी आता है, उत्पादन के साधन में प्राकृतिक संसाधन भी आता है, और प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व के अंतर्गत श्रम भी आता है। तो श्रम पर भी समुदाय का ही अधिकार है। कितनी अच्छी बात है। श्रम पर भी किसका अधिकार हो गया? श्रम पर भी समुदाय का अधिकार, यानी कि किसको कौन सा काम करना है यह भी समुदाय ही निर्धारित करेगा, समुदाय के लिए ही उसका उपयोग किया जाएगा। अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कई बार इस तरह की चीजों से प्रश्न बना करता है, पीटी का प्रश्न बना करता है। यहां उदाहरण जो है चीन का है। अब जो गैर बाजारवादी अर्थव्यवस्था है उसका वैचारिक आधार क्या है, उसके पीछे जो थ्योरी वो क्या है? तो देखो, देश के संसाधनों का उपयोग सभी की बेहतरी के लिए किया जाएगा। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग समाज या समुदाय के स्वामित्व में ही हो सकता है। ये एक वैचारिक इसमें जो है आधार है। आई थिंक इसको आप समझ पा रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि देश के संसाधनों का उपयोग सभी की बेहतरी के लिए, मतलब यहां किसी एक या एक दो व्यक्ति के लिए नहीं, सभी की बेहतरी के लिए गैर बाजारवादी अर्थव्यवस्था में। तो भारत अपने आप को कौन सा समाजवादी मॉडल के अंतर्गत देखता है? अब कहोगे कि सर पीछे आपने तो बताया था कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ मूव कर रही है। अभी आप बोल रहे हो कि भारत जो है समाजवादी मॉडल है। तो देखो, आर्थिक तौर पे, आर्थिक दृष्टिकोण से ऑफिशियली हम मिश्रित अर्थव्यवस्था हैं जो कि बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ मूव कर रही है 1991 के बाद। लेकिन राजनीतिक तौर पे हमने स्वयं को समाजवादी मॉडल के रूप में घोषित किया है। संविधान की प्रस्तावना में भी समाजवादी शब्द लिखा हुआ है। बात समझ? तो ऑफिशियली गैर बाजारवादी अर्थव्यवस्था हम भी हैं राजनीतिक तौर पे। तो देश के संसाधनों का उपयोग सभी की बेहतरी के लिए होगा। अच्छा है, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग समाज या समुदाय के स्वामित्व में हो सकता है। यह भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सिर्फ राज्य आर्थिक भूमिका निभाएगा। यहाँ इस तरह के जो मॉडल होते हैं उसमें क्या करेगा? सिर्फ राज्य ही आर्थिक भूमिका निभाएगा, चाहे समाजवादी हो या साम्यवादी हो, दोनों में राज्य आर्थिक भूमिका निभाएगा। जैसे चीन का एग्जाम्पल, चीन का तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहां यह कहा जा रहा है कि व्यक्तियों, उपक्रमों की संपत्ति का अधिकार होने की स्थिति में एक अल्पसंख्यक वर्ग
एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ उस लाइन में डिस्टरबेंस लग रहा है। इस लाइन को थोड़ा सुधार लेना आप लोग, जो लोग भी वीडियो अभी देख रहे हो, इस लाइन को आपको थोड़ा सुधारना होगा। इस लाइन को थोड़ा सुधारना होगा आपको। इस लाइन को जरा सुधारना, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ये हो जाएगा कि व्यक्तियों या उपक्रमों को संपत्ति का अधिकार होने की स्थिति में, ठीक है, व्यक्तियों या उपक्रमों को संपत्ति का अधिकार होने की स्थिति में, यानी कि व्यक्ति या फिर जो उपक्रम है, यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं, मतलब उनका अधिकार संपत्ति पे हो रहा है। बात समझ रहे हो कि जैसे एक व्यक्ति है, उसका अधिकार मतलब उत्पादन के साधनों पे हो रहा है, या किसी किसी कंपनी का अधिकार जो है उत्पादन के साधनों पे होगा। उससे क्या होगा कि एक अल्पसंख्यक वर्ग, एक बुजुर्गा वर्ग इसको कहा जा रहा है। अल्पसंख्यक ये जो पॉलिटी वाला जो अल्पसंख्यक रहता है वो नहीं, माइनॉरिटी वाला नहीं, इस अल्पसंख्यक वर्ग को कहा जा रहा है बुजुर्गा। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वर्ग जिसके हाथ में परिसंपत्ति सीमित है, केंद्रित है। जैसे अभी के हिसाब से कहा जाए, अगर पूछा जाए तो अंबानी, अडानी, इस तरह के जो लोग हैं, उनके हाथ में क्या होगा, पूंजी जो है वो केंद्रित हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी या कैपिटल हो जाएगा। तो इस अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा जो है बहुसंख्यक वर्ग, जिसको क्या कहा जा रहा है, बहुसंख्यक वर्ग को कहा जा रहा है सर्वहारा वर्ग। तो सर्वहारा वर्ग का शोषण बढ़ जाएगा, अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा बहुसंख्यक वर्ग का शोषण बढ़ेगा। इससे क्या होगी, आर्थिक असमानता आएगी, आर्थिक असमानता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये गैर बाजार अर्थव्यवस्था के वैचारिक आधार कुछ ये हो गए। इसके अलावा बाजार की मांग व आपूर्ति की शक्तियां कार्य नहीं करती हैं। यहाँ जो बाजारवादी, जो ये गैर बाजारवादी शक्ति होगी, सॉरी अर्थव्यवस्था होगी, व्यवस्था होगी, उसमें बाजार की मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई का जो एक फॉर्मूला था वो यहाँ काम नहीं करता है। प्रतिस्पर्धा के विचार की अनुपस्थिति, जो कंपटीशन की भावना है वो नहीं होती है। ठीक है, यहाँ जिस चीज का नीड होगा राज्य उसका उत्पादन करेगा या करवाएगा। नागरिकों की आर्थिक भूमिका क्या होती है, तो नागरिकों की आर्थिक भूमिका सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों में होती है। आर्थिक भूमिका मतलब जैसे मैं नौकरी करता हूं तो नौकरी कहाँ करूंगा, सरकारी जो मतलब फैक्ट्रीज वगैरह होंगे उसी में करेंगे, है ना। तो अधिकतर इस तरह के सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों में लोग नौकरी करते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, यहाँ एक बहुत सुंदर एक लाइन लिखा हुआ है कि योग्यता अनुसार आर्थिक योगदान और आवश्यकता अनुसार सुविधाओं की प्राप्ति। मतलब आर्थिक योगदान आप कैसे दोगे, आपकी योग्यता के अनुसार, जैसी आपकी योग्यता है वैसा आप आर्थिक योगदान दोगे, लेकिन सुविधाओं की प्राप्ति कैसे होगी, आवश्यकता अनुसार। कितना अच्छा लाइन है। अभी भी सरकारी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें लगभग यही फॉर्मूला काम आता है। जैसे आप डॉक्टर हो, तो डॉक्टर हो तो योग्यता अनुसार अपना आर्थिक योगदान दिए, नौकरी किए, और आवश्यकता के अनुसार आपको सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जैसे कि उसी अस्पताल में कोई नर्स एक काम कर रहा है या कर रही है, ठीक है, और एक डॉक्टर काम कर रहा है, तो डॉक्टर अपनी योग्यता के अनुसार आर्थिक योगदान देगा, नर्स अपनी योग्यता के अनुसार अपना योगदान देगी। लेकिन दोनों की सुविधाओं में अंतर होगा या नहीं होगा, हाँ होगा, दोनों की सुविधाओं में अंतर होगा, लेकिन आवश्यकता अनुसार होगा। एक डॉक्टर को थोड़े ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसको कई बार जो है एक से ज्यादा रूम, 2 या 3 रूम के मकान की आवश्यकता होगी, ठीक है, थोड़ा कंफर्टेबल वो रह सके, योग ध्यान भी कर सके वो। अच्छा, जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं वो भी स्वयं को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का या फिर योग ध्यान इस तरह के परंपरागत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार वो जो है अपने मरीजों को नहीं बताते, मरीजों को बताते हैं मेरा दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। खैर, प्रसंगवश मैंने बता दिया। तो डॉक्टर जो है उसको ज्यादा संसाधन की आवश्यकता है, तो उसको ज्यादा संसाधन मिलेंगे, ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, और जो नर्स है उसको कम संसाधनों की आवश्यकता है तो उसको कम संसाधन मिलेंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर को अगर मान लो कि 50,000 सैलरी उसकी अगर है, तो नर्स की जो सैलरी है वो 5,000 हो, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर और नर्स के वेतन के बीच में अंतर होगा, लेकिन बहुत अंतर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा
किस चीज का कितनी मात्रा में उत्पादन हो और किन के लिए उत्पादन हो तथा वितरण कैसे करना है, इसका निर्णय कौन करेगा? राज्य करेगा। तो किस चीज का उत्पादन करना है, इस बात का निर्णय राज्य ही करेगा। मान लो कि अभी उत्पादन होना है ब्रेड का, रोटी का, तो रोटी का ही उत्पादन होगा। कई बार ब्रेड का एग्जाम्पल दिया जाता है, वैसे तो रोटी का एग्जाम्पल फिट नहीं है क्योंकि रोटी तो फैक्ट्री में बनती नहीं है, फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाता है कि अगर मान लो कि राज्य में भुखमरी की समस्या है तो उस चीज के निदान के लिए काम किया जाएगा, इसका निर्धारण राज्य करेगा। कितनी मात्रा में, तो जितनी मात्रा में आवश्यकता है, ठीक है, किनके लिए, जो नीडी हैं उनके लिए। तो इस तरह से राज्य जो है इन सब चीजों का निर्णय करता है एक बैलेंस्ड तरीके से। और इसके अलावा इसका वितरण कैसे किया जाए, वितरण मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, ठीक है, ये भी राज्य निर्णय करता है। वास्तव में किस चीज का कितनी मात्रा में किनके लिए उत्पादन करना और वितरण कैसे हो, ये किसी अर्थव्यवस्था के मूलभूत प्रश्न होते हैं। इस पॉइंट को आप लिख लेना, इस पॉइंट को लिख लेना आप कि किस चीज का कितनी मात्रा में किनके लिए उत्पादन करना है, तब वितरण उत्पादित वस्तुओं का कैसे हो, ये किसी भी अर्थव्यवस्था के मूलभूत प्रश्न होते हैं। अब गैर बाजारवादी अर्थव्यवस्था के भी कुछ ऋणात्मक तत्व हैं। ऐसा नहीं है कि इसके कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, इसके भी ऋणात्मक तत्व कुछ होंगे। क्या क्या है? तो पहली बात तो संपत्ति के सृजन पर बल नहीं दिया जाता, यानी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं किया जा रहा है। तो जब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा तो निवेश योग्य पूंजी की कमी हो जाएगी। तो नए नए फैक्ट्रीज बनेंगे या नहीं बनेंगे? सामान्य तौर पे नए फैक्ट्रीज नहीं बनेंगे क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सरप्लस इस तरह से जो है संपत्ति का सृजन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि संसाधनों के उपयोग की प्राथमिकताएं राज्य तय करती हैं, इसलिए उसका इष्टतम उपयोग संभव नहीं है। इष्टतम उपयोग मतलब जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, ठीक है, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। ऐसा है भी, जो सरकारी अस्पताल या सरकारी जो भी क्षेत्र हैं वहां आप चले जाओ तो हर चीज का सामान्य उपयोग करते हैं, लेकिन उसी चीज का अगर सामान्य रूप से कोई एक प्राइवेट एक व्यक्ति इस्तेमाल करे, ठीक है, जैसे मान लो कि एक सरकारी स्कूल ही है। अब सरकारी स्कूल में मान लो कि जितने बजे भी क्लास लगती है, शायद 10 बजे से लगती है, 9 बजे से लगती है, तो 10 बजे से 4 बजे तक वो क्लास लगाएंगे, बाकी टाइम जो है सब क्या रहेगा? बंद रहेगा। छुट्टियों के टाइम 1-1.5 महीने तक बंद रहता है। लेकिन अगर वही प्राइवेट स्कूल है तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहां चलाने का प्रयास करेगा। कई बार ऐसा होगा, खासकर छोटे स्कूल जो होते हैं वहाँ स्कूल के पहले किसी कोचिंग वाले को दे दिए या खुद कोचिंग चला रहे हैं, ठीक है, और भी कुछ कुछ एक्टिविटी खास करके पढ़ाई लिखाई से संबंधित ऐसे, लेकिन कुछ ना कुछ चलते रहेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का प्रयास करें। कई बार 2 शिफ्ट में स्कूल चला देते हैं, इस तरह के भी कुछ काम को करते हैं। तो मकान का ज्यादा इस्तेमाल करने का प्रयास करें। टीचरों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। एक ही टीचर 2-3 विषय पढ़ा दे, इस तरह का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो बुर्जुआ वर्ग है उसके द्वारा सर्वहारा के शोषण से बचने के उद्देश्य से कार्य करने वाली इन अर्थव्यवस्थाओं में अंततः राज्य सबसे बड़ा शोषक बन के उभरता है। इस तरह से राज्य पूंजीवाद का आरंभ होता है। तो गैर बाजारवादी अर्थव्यवस्था में यह कहा जाता है कि जो बुर्जुआ वर्ग है वो सर्वहारा का शोषण ना करे, ठीक है, बुर्जुआ जो है वो सर्वहारा का शोषण ना करे। लेकिन होता क्या है कि कई बार राज्य खुद ही सबसे बड़ा शोषक बन जाता है। वैसे ये एक तरह से बाइस्ड लाइन है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि राज्य के पास ही अधिकतर जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसका नियंत्रण होता है, और चूंकि नियंत्रण राज्य का ही होता है इसीलिए राज्य को जो चलाने वाले ऑफिशियल्स होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, तो वहां लाल फीताशाही आ जाती है, रेड टेपिज्म आ जाता है। रेड टेपिज्म कहीं ना कहीं जो है वो मतलब जो अर्थव्यवस्था का विकास है, विकास को प्रभावित करता है। लाइसेंस राज आ जाता है, लाल फीताशाही, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। इस कारण से आलोचक इसको जो है राज्य पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद में क्या होता है कि पूंजीवाद में लोगों के पास पूंजी का नियंत्रण होता है, लेकिन गैर बाजारवादी अर्थव्यवस्था में राज्य के पास चूंकि पूंजी का नियंत्रण है, उत्पादन का नियंत्रण है, इसीलिए आलोचनात्मक रूप से गैर बाजार अर्थव्यवस्था को राज्य पूंजीवाद कह दिया जाता है। अब चलिए लास्ट वाला जो हमारा एक टॉपिक था, बाजार समाजवाद यानी मार्केट सोशलिज्म, इसको भी जरा देख लेते हैं। तो 1950 के दशक में पोलैंड के विचारक ऑस्कर लेंज ने राज्य अर्थव्यवस्था के कुछ अच्छी चीजों के कारण प्रशंसा की, लेकिन इसमें बाजार अर्थव्यवस्था की कुछ अच्छी चीजों को शामिल करने की सलाह दी। मतलब ये कहा कि राज्य अर्थव्यवस्था अच्छा है, लेकिन राज्य अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसमें बाजार अर्थव्यवस्था के जो कुछ तत्व हैं उसको भी शामिल करने की आवश्यकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइना है। अब चाइना में देखो क्या था
कि चाइना में राज्य अर्थव्यवस्था थी, है ना, राज्य अर्थव्यवस्था थी, समाजवाद था। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया कि बाजार की कुछ चीजों को भी शामिल कर लिया। तो इसी चीज को जो है बाजार समाजवाद कहते हैं, मतलब मार्केट और सोशलिज्म दोनों का एक जो है संयुक्त हो जाना। 80 के दशक के मध्य में इन अर्थव्यवस्थाओं ने अपने आर्थिक प्रणाली में बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ तत्वों को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो इसको कहते हैं बाजार समाजवाद का आगमन इस तरह से हुआ। बाजार समाजवाद के दो उदाहरण होंगे, एक तो चीन हो जाएगा और एक जो है सोवियत संघ हो जाएगा। सोवियत संघ के बारे में आप क्या जानते हैं? 80 के दशक में सोवियत संघ ने पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्संरचना, और ग्लासनोस्ट यानी खुलापन यानी ओपननेस, इस नीति की घोषणा की। क्या है ये नीति? तो पहली बात तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट करके दो नीतियां थी। किसकी थी? तो सोवियत संघ की थी। रूस की थी क्या? नहीं, सोवियत संघ की थी। ठीक है, 80 के दशक में। इसका मतलब क्या होता है? देखो, पेरेस्ट्रोइका का मतलब पुनर्संरचना, यानी कि अर्थव्यवस्था को फिर से एक तरह से नए तरीके से गठित करें, नई तरीके से क्या करें, अर्थव्यवस्था को गठित करें। और ग्लासनोस्ट का मतलब है खुलापन यानी ओपननेस, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को, बंद अर्थव्यवस्था को जो है खुले अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करें। तो ये वास्तव में काफी कठिन काम था, और पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के कारण वहां उस समय के जो शासक वर्ग थे वो चाह रहे थे कि फिर से सुधार हो जाए, सोवियत संघ का विघटन होने से बच जाए, असंतुष्टियों को खत्म किया जा सके, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वास्तव में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के कारण ही, जब आप आईआर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, तो आपको और विस्तार से इसके बारे में पता चलेगा कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के कारण ही सोवियत संघ का विघटन रैपिडली हुआ। हो सकता है कि 1 दशक या 2 दशक आगे बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा हो गया। ठीक है, तो समाजवादी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था के तत्वों को यहां शामिल किया गया था। इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल यहां भी अपनाया गया। ठीक है, तो शुरू में हमने जो बाजार अर्थव्यवस्था देखा था, वहां भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ तत्व शामिल हो गए। फिर हम लोगों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था देखा, वहां भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को स्थापित कर दिया गया एक तरह से। 1980 के दशक के मध्य में चीन के द्वारा भी ऐसा किया गया। पीछे मैंने बताया ही, चीन ने जो खुला द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी, इसमें भी यही होता है कि कोई अर्थव्यवस्था जो अभी तक क्लोज इकोनॉमी थी वो ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट होने लगी, की घोषणा कर बाजार समाजवाद को अपनाया। इस तरह से जो है कह सकते हैं कि चीन और सोवियत संघ ये दो मेन पिलर्स थे समाजवादी दुनिया के लिए, और इसको कहा जाता था कि विचारधारा का युद्ध। तो इस तरह से विचारधारा का युद्ध एक तरह से खत्म हुआ। पश्चिमी दुनिया यानी अमेरिका के नेतृत्व में जो पश्चिमी दुनिया थी, जो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही थी, पूंजीवादी रास्ते पे चल रही थी, वही अंततः जीतती है। और हम कह सकते हैं कि विचारधारा का अंत होता है। विचारधारा कौन सी? पूंजीवादी विचारधारा अच्छी या फिर समाजवादी विचारधारा अच्छी? ठीक है, तो विचारधारा का अंत होता है, और कहीं ना कहीं पूंजीवादी विचारधारा का पल्ला जो है वो भारी नजर आया। इस प्रकार विश्व की दो आर्थिक विचारधाराओं की खाई पटती नजर आई और अंततः शीत युद्ध की समाप्ति हुई। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति भी लगभग यही 1991 के आसपास हो गई। अब जो तीसरी व्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसको भी देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, वैसे तो हमने पीछे देखा कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था और गैर बाजार अर्थव्यवस्था भी शुद्ध रूप से बाजारवादी अर्थव्यवस्था और गैर बाजारवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, उसमें भी मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसी चीजें हो गई हैं। लेकिन ऑफिशियली कुछ अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। वो क्या है? तो इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्भव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा महामंदी के संकट से उबरने के लिए गैर बाजार आर्थिक प्रणाली के तत्वों को अपनाने से हुई। ये पीछे हम देख चुके हैं। ठीक है, तो वहीं से ऑफिशियली जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो चुकी थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की औपचारिक घोषणा की अगर बात करें तो 1944-45 में फ्रांस के द्वारा की गई, क्योंकि फ्रांस ने, जो कि एक उस समय तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, उसने राष्ट्रीय नियोजन की घोषणा की, यानी नेशनल प्लानिंग की घोषणा की। जब प्लानिंग होगा तो राज्य का जो इन्वॉल्वमेंट है बाजार में वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था ये हो गया कि अभी तक पूंजीवादी था, लेकिन राज्य का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, प्लानिंग होने लगी, तो वो कहीं ना कहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई। तो फ्रांस का नाम ध्यान में रखेंगे। इस आर्थिक प्रणाली को बल 1980 के दशक में गैर बाजारवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा बाजार समाजवाद के अपनाने से हुई।
ठीक है। तो 1980 के दशक में, जैसा मैंने पीछे आपको बताया था, चीन और सोवियत संघ के द्वारा इस तरह का मतलब बाजार समाजवाद अपनाया गया। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ दुनिया बढ़ी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विश्व बैंक की कुछ टिप्पणी थी। उस टिप्पणी का जो निष्कर्षण था वो ये था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियत मॉडल नहीं है। मतलब इसमें कुछ सकारात्मक पहलू तो हैं, कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, लेकिन अंततः हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था शुद्ध रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था रह सकती है। ये कोई फिक्स मॉडल नहीं है कि मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इतना परसेंट उसमें पूंजीवाद होगा, इतना परसेंट उसमें समाजवाद होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। किसी किसी अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद का प्रभाव ज्यादा होगा, बाजारवादी तत्वों का प्रभाव ज्यादा होगा, और किसी किसी अर्थव्यवस्था में समाजवादी तत्वों का जो मतलब परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाएगा। तो कोई फिक्स मॉडल है नहीं। इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, मिश्रित है तो इसमें निजी क्षेत्र और जो राज्य का क्षेत्र है, ठीक है, निजी और सरकारी दोनों की आर्थिक भूमिका होगी। निजी क्षेत्र मुख्यतः वैसे ही आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होता है जिसमें अदृश्य हाथ की के अनुकूल वातावरण हो। भारत में ही देख लीजिए, भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती है। तो भारत में भी आप देखोगे तो यहाँ निजी क्षेत्र भी इन्वॉल्व है, सरकारी क्षेत्र भी इन्वॉल्व है, डाक का क्षेत्र हो गया, रेलवे का क्षेत्र हो गया, और बहुत सारे उद्योग हैं जहां राज्य का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, वैसे धीरे धीरे उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से राज्य का इन्वॉल्वमेंट है। निजी क्षेत्र का इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ है? तो जहां अदृश्य हाथ यानी लाभ की प्रेरणा होगी, निजी हित होगा, वहां वहां निजी क्षेत्र भी है। ठीक है, और निजी क्षेत्र क्या करता है? तो मुख्य रूप से पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करता है, प्राइवेट कैपिटल गुड्स का उत्पादन ये करता है। राज्य क्या करती है? तो राज्य पब्लिक गुड्स का उत्पादन करती है। आवश्यकता अनुसार राज्य और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका बदलती रहती है। नियमन यानी कानून, कराधान आदि की जिम्मेदारी राज्य की होती है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने आज बाजारवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख तत्वों को विस्तार से हम लोगों ने देखा, समझा, सबकी सीमाएं क्या क्या थी उसको भी हमने देखा। अब यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर है कि वितरण प्रणाली यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये क्या होता है? उत्पादन आपने कर लिया, उत्पादन का जो मूलभूत प्रश्न था कि उत्पादन कितना किया जाए, किन के लिए किया जाए, ठीक है, तो ये सब निर्धारण कौन करेगा? इसके लिए 3 अर्थव्यवस्थाएं हो गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस बात का निर्धारण मार्केट खुद अपने मैकेनिज्म के आधार पर करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह राज्य निर्धारित करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये तो उत्पादन की बात हो गई। वितरण यानी कि जो माल बन के आया उसका वितरण कैसे किया जाए, वास्तव में ये भी सेम चीज है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। इसमें भी 3 प्रणालियां फिर से काम कर जाएंगी कि पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था में वितरण जो है वो बाजार के माध्यम से होगा, राज्य अर्थव्यवस्था में राज्य स्वयं वितरण का कार्य देखेगी, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्लियर है? तो आई होप आज के क्लास में जिन विशेष टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल रह गया हो आपके मन में तो वो स्पष्ट रूप से आप पूछ सकते हैं। अब आज जो मैंने पढ़ाया है उसके आधार पे आपके सामने ये प्रश्न दिख रहा है, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। वंदे मातरम। आइए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा क्लास का। और अभी तो इकोनॉमी का चलाया जा रहा है, भविष्य में और भी बहुत सारे क्लासेस चलाए जाएंगे, तो उन सब का लिंक, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह, ठीक है, कई बार हो सकता है कि कुछ मटेरियल शेयरिंग सब यहाँ होगा, तो इससे आप जुड़ जाइए। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप इकोनॉमिक क्लास PDF से आप जुड़ सकते हैं। इस क्लास में जुड़ने का फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो वीकली डाउट क्लियरिंग एंड रिवीजन सेशन होगा, ठीक है, इसके अलावा PDF भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, तो PDF मिलेगा और साथ ही साथ ये डाउट क्लियरिंग सेशन इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये एक पेड ग्रुप है। एक पेड मतलब ऐसा नहीं कि मंथली इसमें चार्ज किया जाता है, जुड़ने के लिए आपको 250 रुपये देने होंगे। एक बार आप जुड़ जाएंगे तो जो भी इकोनॉमी का क्लास रमेश सिंह की किताब से चल रहा है, ठीक है, 2-3 महीने तक ये चलेगा, तो वो सब मटेरियल और उसमें जो डाउट क्लियरिंग और रिवीजन सेशन है वो सब आपको मिलेगा। ये छोटा सा अमाउंट इसलिए लिया जा रहा है ताकि जो भी वीडियोस आपको मिल रहा है इसको, इसकी क्वालिटीज़ में, इसके कंटेंट में और ज़्यादा वृद्धि हो, ताकि आपको अंततः फ़ायदा हो। कि आज के तारीख में UPSC की तैयारी करना सामान्य बच्चों के बस की बात नहीं है। बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संसाधन यहाँ लगते हैं, ठीक है, किताब, कॉपी और अन्य चीज़ों का खर्च अलग, कोचिंग वालों का खर्च अलग। तो इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सबके सहयोग से इस तरह का क्लासेस लाया जाए। अगर आपको इस ग्रुप में जुड़ना है तो व्हाट्सअप करना अपने नाम और जगह के साथ, और रिक्वेस्ट भेजना है कि आपको इस PDF ग्रुप में जुड़ना है।
उसके बाद आपको एक कोड भेजा जाएगा, उस पर आप पेमेंट करेंगे, आपको जोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।